अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 27 अप्रैल 2021। आज 3 जो एडिटोरियल आए हैं डॉन में, तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा। एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा हम डिटेल में देख लेंगे, बाकी को थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा, एक एडिटोरियल आज हम करेंगे वो है हमारे पास T20 सीरीज़ विन। अच्छा, अब जिस तरह आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने बमुश्किल जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है सीरीज़ में। तो ख्याल ये किया जा रहा था जब साउथ अफ्रीका से सीरीज़ ख़त्म हुई थी और वहाँ पे हम वहाँ पे जीते थे, तो ख्याल ये किया जा रहा था कि जी जिम्बाब्वे को भी हम वाइट वॉश कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इस एडिटोरियल में बताया गया किस तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल टीम है, जिसके बारे में कोई भी हम जो है वो राय कायम नहीं कर सकते पहले, क्योंकि जो मुश्किल टीमें होती हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेती है और फिर दूसरे दिन जो है वो कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हमारे पास है वो है, इसको हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास मिसप्लेस्ड यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, और यहाँ पे किस हवाले से बात की गई है। इन्होंने कहा कि जी हुकूमत बिल्कुल शादियाने बजा रही है कि हमने जो है ना वो करंट अकाउंट के सरप्लस में आ गए हैं। तो लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि जी इतनी ज़्यादा इसमें खुश होने की वजूहत नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने कहा असल वो वजूहत तलाश करनी चाहिए कि क्यों ये करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। और इसमें उन्होंने कहा है कि क्या ये सस्टेनेबल होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप मईशत हो या इस तरह की चीज़ हो तो वो क्या सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं कि किन किन वजूहत की वजह से ये सरप्लस में आया है। तो असल जो उन्होंने कहा कि हुकूमत को वजूहत देखनी चाहिए क्यों आया है, और ये जो चीज़ है ये वक्ती है। और ख़ासतौर पे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और उस वजह से लोग जो है ना फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा ये आया। और ज़ाहिर है ये हमेशा नहीं रहेगा, और जब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे तो हमें फिर उसी तरह के पुराने जिस तरह मुश्किलात थी डेफिसिट, उसका सामना करना पड़ सकता है। इसको भी हम देखते हैं। आज जो तीसरा एडिटोरियल ज़्यादा आज हम डिटेल में करेंगे वो है क्वाइट डिप्लोमेसी। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। डिप्लोमेसी जिस तरह सफारतकारी हो गई हमारे पास, और क्वाइट क्या होता है, खामोशी से आप कोई काम करो। क्योंकि देखें सफारतकारी में ये नहीं होता कि हर चीज़ जो है वो आप डंडोरा पीट के करो, प्रेस में आके करो, क्योंकि आप फिर मतलब काफ़ी लोग जो होते हैं दोनों साइड पे ही, तो जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, तो इस वजह से क्या किया जाता है सफारतकारी में, हर चीज़ जो है वो शोर मचा के नहीं की जाती, कोई बैक चैनल के ज़रिए भी की जाती है। तो इस हवाले से उन्होंने बताया, तो इसको हम देख लेते हैं। हम कह रहे हैं ये चीज़ जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो गई है, इस बात की तस्दीक हो गई है कि जो ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान और इंडिया के, वो क्या आर एंगेज इन क्वाइट टॉक्स, यानी कि वो खामोशी से बातचीत में मसरूफ़ रहे हैं। और इसका मकसद क्या था, एम्ड एट रिड्यूसिंग टेंशन इन द रीजन। इसका मकसद था कि कम की जाए टेंशन को इस खत्ते में, और क्या किया जाए, एंड रिजॉल्विंग आउटस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। आउटस्टैंडिंग होते हैं चीज़ अभी मुकम्मल ना हुई हो ना, जिस तरह आउटस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के उन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है जो मतलब हल नहीं हुए। तो उन्होंने कहा उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है ना वो आउटस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को हल किया जाए, इसलिए ये हुई हैं क्वाइट ये जो क्वाइट टॉक्स हैं इस सिलसिले में हुई हैं। और इन सारी टॉक्स में ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया की बात हो और हम वहाँ पे जो हमारा कोर इशू है, मेन इशू है जम्मू एंड कश्मीर की, वो बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जहाँ दूसरे उस पर बात हुई है वहाँ पे हमारा ये कोर इशू है जम्मू एंड कश्मीर का, उस पर भी बात हुई है। और इसमें कह रहे हैं कि जी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर, ऑफिशियल्स हैव कंफर्म्ड दैट द टू एडवर्सरीज हैव बीन होल्डिंग अ बैक चैनल डायलॉग सिंस 2017। अच्छा, एडवर्सरीज क्या होता है, ओपोनेंट, मुखालिफ, और बैक चैनल क्या होता है, जिससे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ सामने रह के नहीं की जाती। बैक चैनल ये होता है कि अनऑफिशियली सीक्रेटली पीछे रह के काम किया जाए ना, ये खासतौर पर सफारतकारी में, तो उसको हम कहते हैं कि जी बैक चैनल आपने यूज़ किया है। ठीक है, अवाम की नज़रों में आए बगैर जो है ना वो आप कोशिश करते हो एक दूसरे से जो है ना ताल्लुकात बेहतर करने की। तो ये उस हवाले से उन्होंने बताया है। ठीक है, कि ये कह रहे हैं कि जी ये रिपोर्ट आई है इस न्यूज़पेपर में, उसमें यह है कि जी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि दोनों जो मुखालिफ मुल्क हैं वो बातचीत करते आ रहे हैं बैक चैनल डायलॉग के ज़रिए। कब से, सिंस 2017। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा जी ताहम दिसंबर लास्ट ईयर, यानी कि पिछले दिसंबर में क्या हुआ, द टॉक्स वेंट टू हायर गियर, यानी कि बातचीत थी उनमें क्या है ज़्यादा शिद्दत आ गई। और उसमें क्या हुआ, when the Indian side approached the Pakistani government for a deeper engagement, और यहाँ पे इंडियन साइड ने अप्रोच किया पाकिस्तान को ज़्यादा गुफ्तो शनीद करने पे, ये सारी मसाइल है उन पे
The Pakistani leadership responded favorably, and as a result, a number of confidence-building measures have come into the fore. उन्होंने कहा और इसके नतीजे में क्या हुआ, ये पाकिस्तानी लीडरशिप ने बिल्कुल इसका मस्बत जवाब दिया और इसके नतीजे में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नज़र आए. इसको हम CBMs भी बोलते हैं. इसको हम देख लेते हैं ये होते क्या हैं. ये होते हैं कि जी प्लान प्रोसीजर्स होते हैं ताकि रोकी जा सके जारहाना कार्रवाइयों को, ठीक है, और एस्केलेशन में इजाफे से बचा जाए. तो वहाँ पे ये CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं. तो उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा ये बातचीत हुई है, पाकिस्तान ने मतलब इसका मस्बत जवाब दिया और इसके नतीजे में हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नज़र आए, हैव कम टू द फोर, यानी कि हमें सामने नज़र आया कि क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए थे. और उसमें और क्या स्टेप थे, इंक्लूडिंग, और इसमें शामिल था इंक्लूडिंग अ सीज फायर. सीज फायर होता है जंगबंदी, और वो कहाँ पे थी, एग्रीमेंट एट द लाइन ऑफ कंट्रोल. लाइन ऑफ कंट्रोल में हमें सीज फायर एग्रीमेंट भी नज़र आया. Pakistani officials say there is a genuine desire to move towards a peaceful resolution of disputes in order for Pakistan to achieve internal and external stability. उन्होंने कहा पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कहा कि हमें वाकई हम जो है ना वो मतलब चाहते हैं कि हम जाएं किस तरफ, एक पुरअमन हल की जानिब, जितने भी जो मसाइल हैं, डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, ताकि क्या हो, इन ऑर्डर फॉर पाकिस्तान टू अचीव इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, ताकि जो है वो इस्तेहकाम जो है वो उसको कायम किया जा सके. So far the talks are being held between senior intelligence officials from both sides. उन्होंने कहा अब तक जो हैं ये बातचीत हुई है वो किसके दरमियान हुई है, वो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के दरमियान हुई है, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से. It is said that relevant experts may join these talks once the agenda moves to onto specific terms. For now these are talks about talks. उन्होंने कहा बाद में हो सकता है कि जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाद में जो है जब एजेंडा कोई बन जाए तो हमें जो है वो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स भी नजर आए, लेकिन फिलहाल जो है ना वो सिर्फ बातचीत ही हो रही है. फॉर दी नाउ दीज आर टॉक्स अबाउट टॉक्स बट दे शुड बी वेलकम. उन्होंने कहा चलिए ठीक है, बातचीत है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि अभी बिल्कुल स्पेसिफिक हो गई है, लेकिन क्या है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए, इसको खुशामदीद कहना चाहिए. वजह क्या है, Pakistan and India cannot afford to go to war, and the lesson of 2019 is that both are closer to a conflict than they might want. उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जंग की तरफ जाएं, और उन्होंने कहा लेसन है, सबक है 2019 का, वो ये बताता है कि दोनों बड़े करीब हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस वॉर के, देन दे माइट वांट टू एडमिट, जितना वो उसको एडमिट करना चाहें कि नहीं जी हम बड़े मसाइल हैं. तो उन्होंने कहा खासतौर 2019 का एपिसोड है वो ये बताता है कि बहुत करीब है कि ये दोनों जो है ना जंग के दहाने पे पहुंच जाएं. The only way to ensure a conflagration does not break out is to make a genuine and sincere attempt at resolving disputes that can potentially trigger a conflict. उन्होंने कहा सिर्फ एक जरिया जो है ना जिसको पे यकीनी बनाया जाए कि ये conflagration है. conflagration क्या होता है, a situation in which there is a lot of violence or a destruction. तो उन्होंने कहा सिर्फ वाहिद जरिया जिसमें हम ये यकीनी बनाया जाए कि जी कि ये वायलेंस और ये है वो क्या है, डज नॉट ब्रेक आउट, यानी वो स्टार्ट ना हो जाए, to make a genuine and sincere attempt. The only way to ensure a conflagration does not break out is to make a genuine and sincere attempt. उन्होंने कहा सिर्फ एक वाहिद जरिया जिसमें हम यकीनी बनाया जा सकें कि ये है वायलेंस वो क्या है, ब्रेकआउट ना हो जाए, शुरू ना हो जाए, is to make a genuine and sincere attempt. वो ये है कि हम एक genuine और sincere attempt करें, क्या करने के लिए, at resolving disputes, कि ये disputes है उनको resolve किया जाए, उनको हल किया जाए, that can potentially trigger a conflict, कि वो disputes जो क्या है शुरू कर दें एक बड़े conflict को. However, both Islamabad and New Delhi have been down this path numerous times before. लेकिन उनका माजी में भी अगर हम देखा जाए ना, इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली की बात हो रही है, यानी पाकिस्तान और इंडिया की, तो उनका ये दोनों ये है ना वो इस रास्ते पे पहले भी मुतअद्दिद बार मतलब देखे गए हैं कि बातचीत होती है और बाद में कुछ नहीं निकलता. तो उन्होंने कहा ऐसा जो है वो पहले भी हो चुका हुआ है. दे हैव बीन डाउन दिस पाथ न्यूमरस टाइम्स बिफोर विद वेरी लिटिल टू शो फॉर इट. लेकिन इसमें क्या है, इसकी बातचीत में आगे दिखाने के लिए कुछ नहीं था. The lessons learned, if any, are that the two sides should move gradually and not rush into solutions. और इसमें सबक क्या है कि दोनों साइड जो है ना वो बतदरीज आगे बढ़ें और क्या है, नॉट रश इनटू सॉल्यूशंस, और इस सारे मसले का जल्दी से कोई हल निकालने की कोशिश ना करें. There are strong and influential lobbies on both sides. अच्छा कह रहे हैं there are strong and influential lobbies on both sides that can act as spoilers. उनका दोनों साइड्स पे है ना वो
लॉबीज मौजूद हैं, ये डेड कनेक्ट स्पॉयलर्स, यानी ये सारा पीस प्रोसेस यूज कर रहे हैं, बैक चैनल बातचीत हो रही है, उसको क्या है वो ख़राब कर सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर रीजनेबल फॉर दीज टॉक्स टू रिमेन क्वाइट एंड डिस्क्रीट। उन्होंने कहा बेहतर है कि जो भी बातचीत चल रही है 2017 से वो क्या है बिल्कुल खामोशी से ही की जाए और बिल्कुल जो है वो सामने ना लाया जाए। Till there is enough confluence of positions that can be brought into the glare of the public। और इनका तब तक जो है ना इसको इतना सामने ना लाया जाए जब तक जो है हमें confluence of positions ना नज़र आए, कि मतलब लोग ज़्यादा positions पे है ना वो मुतहद ना हो जाएं दोनों sides, that can be brought into the glare of the public। तो जब ज़्यादा पॉइंट्स पे मुतहद हो जाएं दोनों पाकिस्तान इंडिया, तब जो है इस चीज़ को सामने पब्लिक में लाया जाए। In Pakistan, past attempts have floundered because of differences of approach between the civil and military leaderships। उन्होंने कहा पाकिस्तान में माजी में कोशिशें की गई थी वो क्या है वो नाकाम हुई। किस वजह से? क्योंकि डिफरेंस ऑफ अप्रोच थी, कि मुख्तलिफ अप्रोच थी, किसकी जानिब से? मिलिट्री की जानिब से और सिविल गवर्नमेंट की जानिब से। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी इफ़ द करंट टॉक्स हैव टू बी मीनिंगफुल। उन्होंने कहा अगर ये बातचीत चल रही है जिस तरह ये बैक चैनल इसकी डिप्लोमेसी की बात हो रही है, उन्होंने कहा अगर इन्होंने क्या मीनिंगफुल होना है, वाकई इसका कोई नतीजा निकलना है, इट माइट बी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर नॉट जस्ट रावलपिंडी और इस्लामाबाद आर इन लॉक स्टेप। तो उन्होंने कहा इसके लिए ज़रूरी है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद यानी कि गवर्नमेंट और फौज वो क्या है आर इन लॉक स्टेप, यानी बिल्कुल क्या है वो शाना बशाना हो और एक पेज पे हो, और या आप इसको कह सकते हैं क्लोज एडहेरेंस टू एंड एमुलेशन ऑफ अनदर्स एक्शन, यानी कि बिल्कुल हमें हमआहंगी नज़र आए किसमें फेडरल गवर्नमेंट में भी और इसमें फौज में। बट ऑल्सो दैट अदर पोलिटिकल पार्टीज आर ब्रॉट इन टू द लूप। उन्होंने कहा न सिर्फ हमें फौज और इसमें गवर्नमेंट में जो है वो हमआहंगी नजर आए, बट ऑल्सो दैट अदर पोलिटिकल पार्टीज आर ब्रॉट इन टू द लूप। उन्होंने कहा उन्हें भी इस सारे सिलसिले में शामिल किया जाए, जो दूसरी पोलिटिकल सियासी पार्टीज हैं। There should be a broad consensus across the political spectrum on this strategic initiative so that it does not fall victim to petty politicking। तो उन्होंने कहा हमें जो है ना वो कंसेंसस नज़र आना चाहिए, इत्तेफाक राय नज़र आना चाहिए तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें, और ये ताकि क्या हो, इट डज़ नॉट फॉल विक्टिम टू पेटी पॉलिटिक्स। ये सारा जो पीस का एक आप कह लें वो सिलसिला शुरू हुआ है वो क्या है सियासत की नज़र ना हो जाए। In addition, past lessons also tell us that such major policies should not be confined to individual decision makers, but should have a buy-in from all relevant institutions so that they do not remain independent on personal priorities। बहुत important जो है lines इस editorial की हैं, तो उसमें देखते हैं जो important चीज़ उसमें यहाँ पे डिस्कस हुई है वो यही है कि आप ये ना करें कि पाकिस्तान इंडिया की बातचीत होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कोई पर्सनैलिटीज़ की बात हो, क्योंकि देखें गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं। अगर आज ए है पाकिस्तान में, बी है इंडिया में, तो कल सी डी हो जाएंगे। तो ये ना हो कि अभी बातचीत हो जाए और बाद में जब ये लोग इनकी जगह कोई और आ जाए तो फिर वो उस अमन का सिलसिला फिर रुक जाए। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, इसको कन्फाइन नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स की जानिब, ठीक है। तो ताकि जो है ना इंस्टीट्यूशंस जो है ना उनको आप इन्वॉल्व करें बजाय इसके कि आप शख्सियत पे जोर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बायन का अच्छा लफ्ज़ यूज़ हुआ है। बायन होता है कि acceptance or willingness हो to actively support and participate in something such as proposed new plan or policy। अच्छा, आप पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा जो माजी के में हमें देखने को मिला है वो ये है कि जो पॉलिसीज़ हैं ना वो इंडिविजुअल्स के गिर नहीं घूमनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, शुड हैव अ बाय इन फ्रॉम ऑल रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दूसरे रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से भी, क्योंकि बाद में वो कहें कि नहीं जी वो तो एक आप कह लें जी पर्सनल डिसीजन था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस की जानिब से भी, सो दैट दे डू नॉट रिमेन डिपेंडेंट ऑन पर्सनल प्रायोरिटीज़, ताकि फिर जो है ये चीज़ें ना डिपेंडेंट हो पर्सनल प्रायोरिटीज़ की जानिब। द present leadership that is piloting this new bold and timely move to give peace a chance should invest time and effort in forging a broad consensus around this policy। उनका जो अभी लीडरशिप है यो क्या है, दिस पायलटिंग दिस न्यू बोल्ड एंड टाइमली मूव। कोई चीज़ पायलट करने का ये होता है, जिस तरह अगर हम कहें ना कि जी पायलट प्रोजेक्ट, आपने सुना होगा कोई प्रोजेक्ट करने से पहले हम पायलट मतलब उस एक छोटे पैमाने पे करके देखते हैं। कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च करने लगते हैं ना, तो फिर हम क्या है उसको पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिए चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कामयाब होगा कि नहीं। तो यहाँ पे बात करें कि जो लीडरशिप है मौजूदा वो जो क्या कर रही है, पायलटिंग कर रही है, यानी कि अभी पूरे तरह अमन की बात नहीं है, अभी मतलब बातचीत है, ठीक है ना। एक बड़े
एक मुज़ाकरात उनसे पहले उससे पहले एक छोटे, आप कह लें छोटे पैमाने पे जो है ना वो बातचीत हो रही है। तो उन्होंने कहा ये जो बातचीत है, ये प्रेजेंट लीडरशिप जो है ये पायलटिंग कर रही है इस बोल्ड और टाइमली मूव को, ताकि क्या है एक अमन को मौका मिले। शुड इन्वेस्ट टाइम, उन्होंने कहा ये हमारी प्रेजेंट लीडरशिप है उसको क्या करना चाहिए, शुड इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट, क्या करने के लिए कि एक वो कंसेंसस फॉर्म करे, इत्तेफाक राय कायम करे इस पॉलिसी के तहत, कि आप इस तरह की पॉलिसी बनाओ जिसमें हर कोई जो है वो इन्वॉल्व हो, बजाय इसके कि हमारा सारा जोर हो शख्सियत पे। तो इसके बनस्बत क्या है हम इंस्टीट्यूशंस पे जोर डालें ताकि अमन जो है वो सस्टेनेबल हो और हुकूमत के आने जाने से कोई फ़र्क ना पड़े, और ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो है ना वो मुज़ाकरात हों। साउथ एशिया डिज़र्व्स अ बेटर फ्यूचर, उनका जनूबी एशिया जो है ना वो डिज़र्व करता है बेटर फ्यूचर, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया जब तक ये है अगर इसी तरह इन लोगों के मसाइल चलते रहे तो मतलब इसी तरह जंग का ख़तरा रहेगा और दोनों साइड के अवाम जो है वो मुतासर होंगे। तो उन्होंने कहा ये जनूबी एशिया है वो डिज़र्व करता है इससे क्या बेटर फ्यूचर। ठीक है, अच्छा ये एडिटोरियल हो गया, बाकी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये दूसरा एडिटोरियल था वो भी वैसे अहम है, उसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि गवर्नमेंट आजकल आपने देखा होगा हर जगह कह रही है कि जी हम करंट अकाउंट को है ना वो किस में ले आए हैं, सरप्लस में ले आए हैं। ठीक है, और हमने बिल्कुल इकॉनमी को स्टेबल कर दिया है। तो अब उसमें ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा खुश होने की वजह नहीं है, और इसमें वजूहात बताएंगे कि क्यों जो है ये हमें करंट अकाउंट का सरप्लस नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी अगर हम अभी की बात करें ना तो यहाँ पे सरप्लस है $959 मिलियन का। कब? इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ प्रेजेंट ईयर फिजिकल ईयर इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द डेफिसिट ऑफ 4.147 बिलियन ईयर अगो। तो अभी हमारे पास $959 मिलियन का जो है वो सरप्लस है, और पिछले साल क्या था, डेफिसिट ऑफ 4.147 बिलियन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा बट वी नीड टू पॉज हियर एंड कंसिडर द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड मेजरली टू द करंट अकाउंट सरप्लस एंड एनालाइज द recent emerging trends that may reverse this situation going forward। लेकिन देखा यहाँ पे ठीक है, खुश होने की बात नहीं है, यहाँ पे हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई क्या फैक्टर्स हैं, क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से हमें ये करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला है, और हमें जायज़ा लेना चाहिए कि क्या ट्रेंड्स हैं जो क्या है रिवर्स कर देंगे इस सिचुएशन को गोइंग फॉरवर्ड बाद में। ठीक है, तो ये तो नहीं कि जी अभी ये वक्ती तौर पे कोई ये वन टाइम ये इस तरह का हो गया है कि जी हमें सरप्लस नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें अगर आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है तो वो तो ये होनी चाहिए कि हर साल जो है ना बतदरीज बेहतर हो, ये ना हो कि कोई किसी एक इवेंट की वजह से एक साल कुछ बेहतर हो जाए। तो अब एडिटोरियल में देखेंगे क्या वजूहात हैं कि ये हमें सरप्लस में नज़र आया है और क्यों खुश होने की बात नहीं है। हमने कह रहे हैं the surplus achieved so far can largely be credited to the increased inflow of dollars in the shape of remittances and exports of IT services to formal banking channels in recent months। अच्छा, हमने कहा ये सरप्लस है वो अब तक क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डॉलर्स के इन्फ्लो आए हैं। किस शेप में? रेमिटेंसेस, बाहर से लोग पैसे भेजते हैं पाकिस्तान, उसकी फॉर्म में आए हैं, एंड एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज, और यहाँ से हम जो आईटी सर्विसेज बाहर भेजते हैं उसकी थ्रू आए हैं। और मेन वजह यहाँ पे क्या है कि थ्रू फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के जरिए आए हैं, क्योंकि पहले आपको पता है ये हुंडी हवाला इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन खासतौर पर जब से ये कोरोना आया तो लोग मजबूर हो गए हैं लीगल चैनल, आप कह लें कि फॉर्मल बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने को। तो इस वजह से जो है ना इन रिसेंट मंथ्स, हालिया महीनों में जो है इन वजूहात की वजह से, एक तो ये डॉलर आया है रेमिटेंसेस की फॉर्म में, और दूसरी चीज़ हमारे पास ये रेमिटेंसेस आए हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज है, और वो किसके थ्रू आए हैं, इनफॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए आए हैं। तो इस वजह से जो है ना वो ज़ाहिर है फिर हमारा ये करंट अकाउंट का जो सरप्लस है वो इस वजह से आया है। और इसकी दूसरी वजूहत क्या है कि मेनली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी तो लोग मजबूर थे, पैसे तो भेजने हैं ना, तो फिर उनको मजबूरन बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करना पड़ा, जैसे कि वो करते हुंडी हवाला का कोई यूज़ करते। तो इस वजह से जो है ना वो हमें क्या है सरप्लस देखने को मिला है। अच्छा, एक तो ये उसमें बता रहे हैं कि ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, ये इम्प्रूव्ड कंप्लायंस विद फैटफ थी। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो है इस चीज़ का फैटफ के देखा जाता है कि जी आप जो है वो इलीगली जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये दो वजूहात थी जिनकी वजह से लोगों को मतलब उन्होंने बैंकिंग चैनल यूज़ किया, और उस वजह से हमारा करंट अकाउंट का जो सरप्लस था वो हमें देखने को मिला। Likewise, the restrictions are also attributed to decreased dollar outflows with fewer Pakistanis traveling abroad for leisure, business or pilgrimage। अच्छा, और दूसरी क्या वजूहत है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़, इसको अगर हम देखें उन्होंने कहा ये रिस्ट्रिक्शंस लगी थी कोरोना की वजह से, उसकी वजह से क्या हुआ,
डॉलर यहाँ से बाहर नहीं गए। क्यों, किस तरह नहीं गए? क्योंकि थोड़े पाकिस्तानी थे जो बाहर गए लाइयर सैर तफरी के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे घर में बंद थे। तो जब आप सैर तफरी के लिए बाहर नहीं गए, आपके डॉलर बाहर नहीं गए, ना वो बिज़नेस के लिए बाहर गए, ना सैर तफरी के लिए गए, ना बिज़नेस के लिए गए, ना पिलग्रिमेज के लिए गए, जिस तरह यहाँ पे भी हज पे भी पाबंदी थी। तो मतलब यही तीन वो जगह होती हैं जहाँ पे पैसे लगते हैं और हमारा जो है वो उसमें आप कह लें कि जी डॉलर आउटफ्लोज होते हैं। लेकिन जब ये तीनों चीज़ें जो है ना वो नहीं हुई कोरोना की वजह से, तो इस वजह से हमारा क्या है, हमें सरप्लस देखने को मिला करंट अकाउंट का। द क्वेश्चन है, सवाल ये है, वेदर दीज इनफ्लोज विल बी सस्टेन वंस द वर्ल्ड रिटर्न्स टू नॉर्मल। ठीक है, ये देखें, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है सरप्लस आपका आ गया, ठीक है, अब हर दफ़ा ये नहीं होगा। इस दफ़ा तो ये हुआ कि लोग ना सैर तफरी के लिए गए, ना बिज़नेस के लिए गए, ना जो है ये इधर हज करने के लिए गए, पिलग्रिमेज पे गए, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कहा सवाल ये है कि ये जो इनफ्लोज हैं विल बी सस्टेन्ड, इनको बरकरार रखा जाएगा वंस द वर्ल्ड रिटर्न्स टू नॉर्मल। क्योंकि जैसे ये पाबंदियाँ खुलेंगी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, तो लोग बाहर सैर तफरी के लिए भी जाएंगे, बिज़नेस के लिए भी जाएंगे, हज करने के लिए जाएंगे, मुकद्दस जो हैं जगह वहाँ जाएंगे। तो फिर क्या है, डॉलर आउटफ्लो होगा और फिर ज़ाहिर है वहाँ पे हमें ये सरप्लस नज़र नहीं आएगा। तो बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो ज़्यादा खुश ना हो, इसमें इनका इतना कमाल नहीं है जितना ये रिस्ट्रिक्शंस का कमाल है कि हमें करंट अकाउंट का सरप्लस देखने को मिल रहा है। वी ऑल्सो नीड टू टेक इनटू अकाउंट द रिटर्निंग ट्रेंड ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट सिंस दिसंबर। अच्छा, उसके बाद जो रिटर्निंग ट्रेंड है इसका करंट अकाउंट डेफिसिट का सिंस दिसंबर, तो उन्होंने कहा हमें उस तरफ भी गौर करना चाहिए कि शुरू में तो ये बढ़ा था, लेकिन अब हमें रिटर्निंग ट्रेंड नज़र आ रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट का दिसंबर से। अब यहाँ पे थोड़े फिगर्स हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जी जो हमारा कम्युलेटिव डेफिसिट है ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स वो कम होके कितना 78 मिलियन रह गए 854 मिलियन से इन दिसंबर एंड जनवरी, अगेन बिकॉज ऑफ राइजिंग रेमिटेंसेज एंड आईटी एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पे जो है वो किसकी वजह से हुआ है हमारे पास, ये बढ़ती हुई रेमिटेंसेज की वजह से और आईटी एक्सपोर्ट्स की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इट डिपेक्ट्स एन इमर्जिंग ट्रेंड ऑन द बैक ऑफ ऑगमेंटेड इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल, मशीनरी, स्टील प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स एज द इकॉनमी पिक्स अप, ठीक है। और उसमें एक और दूसरा मसला ये आ रहा है कि ये फूड इंपोर्ट बिल है ना वो भी क्या बढ़ रहा है, किसकी वजह से, ये डोमेस्टिक वीट एंड शुगर शॉर्टेजेस की वजह से। तो यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी वक्ती तौर पे तो हमें वो नज़र आ गया है, लेकिन यह है ये सारी वजूहात जो हैं इसकी वजह से ना मुश्किल है कि इसको हम बरकरार रख सकें इस सरप्लस को। तो अब उसके बाद कह रहे हैं कि जी दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है ना स्लो टू ग्रो एंड अनलाइकली टू कवर द राइज इन द इम्पोर्ट बिल एनी टाइम सून। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल है, ठीक है, उसको कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है जैसे ये रिस्ट्रिक्शन कम होती हैं, हमारे हम ज़्यादा और चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो उसको उन्होंने कहा हमारी क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं आर स्लो टू ग्रो, यानी कि हमें वो ज़्यादा ग्रो होते हैं नहीं दिखाई देती, तो बड़ा मुश्किल होगा कि वो कवर कर सकें इम्पोर्ट बिल को। तो बड़ा मुश्किल होगा आगे भी हम इसको मेंटेन कर सकें, सस्टेन कर सकें। The financial account of the balance of payments which had been surplus since July has again turned into deficit. अच्छा, उन्होंने कहा जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है जो सरप्लस में था जुलाई से, वो एक दफ़ा फिर क्या है डेफिसिट में आ गया है ऑफ मोर देन 1.4 बिलियन इन द लास्ट 3 मंथ्स एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि क्यों आया है नीचे, क्योंकि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो गई है कितने उससे, बाय 35%। Equity investors pull out their money from stocks, foreign debt markets, payments jack up and outflows of amortization other transactions grow। ठीक है, ये सारी वजूहात बता रहे हैं कि क्यों जो है इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे निकाल रहे हैं स्टॉक्स से, और ठीक है, तो ये सारी वजूहात हैं, ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि जी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है वो भी क्या है, वो रिमेन्स डेलिकेट। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि जी अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है ना वो द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट द होल पिक्चर रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट वन एस्पेक्ट। गवर्नमेंट को पूरा जो है ना पिक्चर उसको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि आप एक एस्पेक्ट पे फोकस करके बैठ जाओ कि जी ये बेहतर हो गया, आपको हर चीज़ देखनी पड़नी है, फिर ही आप कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर डिमांड्स दैट द गवर्नमेंट टेक अर्जेंट एक्शन टू फिक्स एग्रीकल्चर, लूजन द न्यूज़ अराउंड द इकॉनमी टू हेल्प ग्रोथ। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को जो है ना इसको एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसको ठीक करना चाहिए और उसको जो है इकॉनमी को ग्रो कराना चाहिए, और ताकि क्या है ग्रोथ हो। और उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग दिलचस्पी लें फॉरेन इन्वेस्टर्स में, और क्या है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, तो फिर ताकि एक
सस्टेनेबली जो है ना मतलब एक सस्टेनेबल तरीके के साथ जो है हम इसको मेंटेन कर सकें, बजाय इसके कि एक वक्ती इवेंट आ गया, पाबंदी लग गई ट्रैवल की, तो हम कहें कि जी हमने बड़ी तरक्की कर ली, हमारी मईशत ने बड़ी तरक्की कर ली। तो बेसिकली यही था एडिटोरियल कि जी आप जो है खुश हो रहे हो, लेकिन खुश होने वाली बात नहीं है, ओवरऑल आप उसको देखो। और ख़ासतौर पे यहाँ पे एंड पे उन्होंने बात की है कि एक्सपोर्ट्स पे और इंडस्ट्री पे तवज्जो दें, ताकि जो है ना हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, नहीं तो इसको हम उससे कोप अप नहीं कर सकेंगे इंपोर्ट बिल से, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है इंपोर्ट जब बहुत ज़्यादा आप करेंगे आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, तो फिर क्या है डेफिसिट हो जाएगा। लास्ट जल्दी से देख लेते हैं एडिटोरियल T20 सीरीज़ में, उसमें उन्होंने बताया था, इसमें 2 ईडीएम अच्छे हैं वो भी हम चेक करते हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान टीम को क्या कहा जाता है कि ये बिल्कुल किसके बराबर है, सिनोनिमस है, यानी किस चीज़ के मुतरादिफ है, अनप्रडिक्टेबिलिटी के, हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि भाई इन्होंने करना क्या है। उन्होंने कहा ये इनकी बड़ी स्केची परफॉर्मेंस थी, इफ़ी परफॉर्मेंस थी, सवाल मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस जिस पर सवालिया निशान था इसके अगेंस्ट। ये बिल्कुल नीचे रैंक की जिम्बाब्वे की टीम थी, ठीक है, वो क्या है वो चीज़ जाहिर करता है। उन्होंने कहा 3 मैच सीरीज़ वेंट डाउन टू द वायर। अच्छा, अब ये एक ईडीएम अच्छा है, वेंट डाउन टू द वायर, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल आखिरी लम्हे पे जाके डिसाइड हो, क्योंकि जब ये पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज़ आई तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बआसानी 3-0 जीत जाएगा, लेकिन जब ये 1-1 सीरीज़ हो गई तो बिल्कुल आखिरी मैच पे बिल्कुल एंड पे जाके डिसाइड हुआ। तो ये कह रहे हैं कि ये सीरीज़ थी वो क्या गई, वेंट टू द वायर, ठीक है, बिल्कुल आखिरी लम्हे तक गई। यहाँ पे लिखा भी हुआ था, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे था वेंट टू द वायर होता है। जिस तरह एग्जाम्पल रखा हूँ, टू ओनली बी डिक्लेयर्ड और बिकम क्लियर एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है, एंड तक आपको पता ना हो क्या होना हो, बिल्कुल एंड पे जाके कोई चीज़ डिसाइड हो। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने देखा कि बाबर आजम की टीम जो है ना बिल्कुल जीती बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ। बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ का क्या मतलब होता है, इसको में कोई ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना जो आप बड़ी मुश्किल से आपने किया हो, क्योंकि जिस तरह पहले मैंने आपको बताया ख्याल किया जाता था पाकिस्तान आसानी शिकस्त दे देगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन किस तरह जीता, बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ, यानी बड़ी मुश्किल से जीता बिल्कुल आखिरी लम्हे पे, ठीक है। आप इसके लीजिए डिस्क्राइब अ सिचुएशन फ्रॉम विच वन बेयरली मैनेज टू एस्केप और अचीव समथिंग, ठीक है। तो ये 2 ईडीएम अहम थे, एक ये वेंट डाउन टू द वायर, बिल्कुल आखिर तक जाके किसी चीज़ का फैसला होना, और ये आप कह लेंगे बाय द स्किन ऑफ टीथ, बड़ी मुश्किल से मतलब ये जीते, ठीक है, यहाँ पे इसका ये मतलब है। और उन्होंने कहा ये जो है किस तरह बड़ी मुश्किल से जीते, क्योंकि वो जो है ना वो अच्छा स्कोर नहीं रख सके बोर्ड पे, उसमें नाकामी हुई इन्हें। उन्हें अब आगे बात कर रहे हैं कि जी दे इवन गॉट डिसमिस्ड इनसाइड 100 रन्स वंस, और एक दफ़ा तो वो 100 रन से भी नीचे पे जो है ना आउट हो गए। और उन्होंने कहा ये जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल उसके बरक्स थी जो हमें देखने को मिली, जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीका की टीम थी उसके ख़िलाफ़ 2 हफ्ते पहले। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो ग्रीन शर्ट्स थे, पाकिस्तानी टीम थी, वो वहाँ पे कामयाब हुई बैक टू बैक लगातार वनडे और T20 सीरीज़ जीतने में। और जितने भी नाक़िदीन थे, और उन्होंने क्या प्रेडिक्ट कर दिया था कि जी 3-0 वाइट वॉश होगी पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट 11th रैंक जिम्बाब्वे, कि जो 11वें नंबर पे जो टीम है जिम्बाब्वे उसके खिलाफ जो है 3-0 से हम जीत जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या कह रहे हैं, दो दे ऑट टू हैव रियलाइज्ड, इनको ये समझना चाहिए था दैट कंसिस्टेंसी हैज़ नेवर बीन अ हॉलमार्क ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन उनका ये कंसिस्टेंसी है ना वो कभी भी नहीं रही एक हॉलमार्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक सीरीज़ जीत गए तो अगली भी जीत जाएंगे, तो बिल्कुल हमें क्या है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव नज़र आता है, कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान। और फिर यहाँ पे बात करें कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डिपेंड किया है किस पे, बाबर आजम पे और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान पे फॉर मोस्ट ऑफ देयर विक्ट्रीज इन रिसेंट मंथ्स वाज अगेन एविडेंट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। उनके पाकिस्तान ने पिछले मैचेस में बहुत ज़्यादा डिपेंड किया है बाबर आजम पे और रिजवान पे, और यही चीज़ हमें नज़र आई जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी। अब कह रहे हैं none of the other batsmen made an impression while the bowlers too failed to pose any real challenge to opposition। उनका कोई भी इन 2 के अलावा बैट्समैन जो है ना वो कोई तासुर नहीं कायम कर सका, और जबकि बॉलर्स भी जो थे ना वो नाकाम हुए कोई भी चैलेंज रखने में इस ऑपोजिशन के सामने। उन्होंने कहा दो हसन अलीज 4 विकेट्स इन द लास्ट गेम वाज इंडीड अ मैच विनिंग एफर्ट। उन्होंने कहा जो हसन अली थे उसकी 4 विकेटें वो आखिरी मैच में वो एक मैच विनिंग कोशिश थी। लेकिन उन्होंने कह रहा है कि जी अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो पाकिस्तान फेल टू गेट देयर एक्ट टुगेदर एज अ टीम विच शुड बी ऑफ सीरियस कंसर्न टू द टीम मैनेजमेंट एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनका ये नाकामी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो ये क्या होनी चाहिए, ये लम्हा फिक्रियाँ होनी चाहिए टीम मैनेजमेंट के लिए और किसके लिए, PCB के लिए,
ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा गिवन देयर चेकर्ड फॉर्म होता है जिसमें बड़ा उतार चढ़ाव हो, जिसमें मैंने कहा कि जी वो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उन्होंने कहा देखते हुए कि उनकी चेकर्ड फॉर्म है और जहाँ पे मतलब ये बिल्कुल ब्रिटल नर्व्स है, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं प्रेशर गेम्स में, तो उन्होंने कहा टीम जो है ना मे नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट लीडिंग टीम्स सच एज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दैट हैव फॉर्मिडेबल स्क्वाड्स दैट हैव टेकन लिमिटेड ओवर क्रिकेट टू अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर। तो उन्होंने कहा ये जो अगर हम देखें कि इनकी फॉर्म है, जो इस फॉर्म में उतार चढ़ाव है और जितना ये परेशान हो जाते हैं प्रेशर गेम्स में, तो टीम के पास शायद कोई चांस ना हो, ये लीडिंग टीम्स हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनके खिलाफ कोई चांस ना हो, क्योंकि उनके बड़ा उनका मजबूत स्क्वाड है और जो है उन्होंने बिल्कुल ही वो इस लिमिटेड ओवर क्रिकेट को ये अलग लेवल पे ले गए हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जो है उतनी तरक्की नहीं की है एज दे शुड हैव, जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। द साइड इज स्टिल स्टक इन द 1980 स्टाइल ऑफ क्रिकेट। उन्होंने कहा ये साइड अभी तक वहीं पे फंसी हुई है 1980 के क्रिकेट स्टाइल के मुताबिक, और वहाँ पे क्या है वेस्टिंग टू मैनी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, और बहुत ज़्यादा जो स्कोर करने के मौके हैं उनको ज़ाया कर रहे हैं, एंड लैगिंग बिहाइंड ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू डेवलप पिंच हिटर्स हु कुड क्विकली चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ गेम, और बड़े पीछे रह रहे हैं उस कोशिश में कि वो डेवलप कर सकें पिंच हिटर्स जिस तरह हमारे पास रज़ा काफरीदी टाइप होते हैं ना पिंच हिटर्स, तो उन्होंने कहा उस तरह के हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो क्या है तेज़ी से चेंज कर दें कॉम्प्लेक्शन ऑफ मैच, पूरे जो उसका मैच का आप कह लें बिल्कुल मैच को मुकम्मल तौर पे बदल दें। तो उन्होंने कहा ऐसे हमारे पास पिंच हिटर्स नहीं आ रहे। उन्होंने कहा चेंज ऑफ माइंडसेट देयरफॉर इज इम्पेरेटिव। उन्होंने कहा एक चेंज ऑफ माइंडसेट वो क्या है, इम्पेरेटिव है, लाजमी है। इफ पाकिस्तान इज टू बी काउंटेड अमंग द मेजर कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड T20 टाइटल लेटर दिस ईयर, अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसे शुमार किया जाए उन बड़े कंटेंडर्स में, उन उम्मीदवारों में, यो क्या है T20 वर्ल्ड टाइटल, इफ पाकिस्तान therefore it is imperative if Pakistan is to be counted, अगर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को शुमार किया जाए उन मेजर कंटेंडर्स में वर्ल्ड T20 के इस साल के आखिर में होना है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे माइंडसेट की को चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसे भी गिना जाए उन कंटेंडर्स में जो ये वर्ल्ड T20 टाइटल जो होना है इस साल के आखिर में, कि वो उसको जो है वो जीत सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है ना वो अपना माइंडसेट चेंज करे। ठीक है, तो ये आज के 3 एडिटोरियल थे, तीनों के मैं सब नहीं बता दिया। एक हमारे T20 सीरीज़ के हवाले से था, एक था ये कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट पे आप खुश हो रहे हो लेकिन इसकी वजूहात आप जानो, और क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है और अब बाद में हमें डेफिसिट देखने को मिलेगा। और तीसरा हमारे पास क्वाइट डिप्लोमेसी था कि किस तरह 2017 से पाकिस्तान में इंडिया जो है ना बैक चैनल के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है वो अमन को कायम किया जा सके। ठीक है, बाकी आप अपने उसकी फीडबैक दे दीजिएगा youtube.com/donnews editorials। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।